कटोच साहब, पाकिस्तान के सेना के आईएसआई के लोग पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। वहाँ पर हम किस तरीके से अग्नि मिसाइल बना सकें, वहाँ पर पाकिस्तान की जो मिसाइल है उस मिसाइल का एक और वर्जन वहाँ किस तरीके से तैयार कर सकें, पाकिस्तान के हथियार को किस तरीके से वहाँ डेवलप कर सकें, ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। वो आते हैं, भारत की सीमाओं पर निरीक्षण करते हैं, उल्फा के अधिकारियों के साथ देखते हैं, उल्फा के उग्रवादियों के साथ, परेश बरुआ के साथ देखते हैं। अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है वो दिखा ही आपको दे रहा है। लगातार कट्टरपंथ और जमात की स्थिति बनी हुई है और वहाँ के सेना प्रमुख बकार इस बात का जिक्र करते हैं कि बांग्लादेश के हालत बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और अगर यही स्थिति है तो बांग्लादेश की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खतरे में पड़ सकता है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि कोई बड़े संकेत, बड़ा फैसला लेने का जिक्र वो करते हैं। जब पाकिस्तान की आर्मी आपके साथ घुस गई है, आईएसआई आपके साथ घुस गई है, आपके सेना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ प्लान कर रही है, आपको बर्बाद कर रही है, आपके देश को वो पाकिस्तान से भी गया बीता बना देगी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति खराब है। सेना के लोग ही तो ये सब कुछ कर रहे हैं, सेना से जुड़े लोग ही तो ये सब कुछ कर रहे हैं, जो आईएसआई को घुसवा रहे हैं, उग्रवादियों को घुसवा रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप तैयार कर रहे हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम इस समय पर यह है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो कंट्रोल पे, उसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। ये पूरा का पूरा कंट्रोल जमात के हाथ में है। ये तो पहली बात है। दूसरा, जमात चाहता है कि आर्मी चीफ को हटा दिया जाए और जो जजेस हैं उन सबको हटा दिया जाए जो उनके पक्ष पे नहीं है। यहां पर जो आर्मी चीफ है उसको ये डर लगा हुआ है कि वो अपने उसको आर्मी चीफ को मैं सीधा बोलना चाहता हूं, उसको बांग्लादेश के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना अपना जो जो पोजीशन है आर्मी चीफ का उसको मेंटेन करना चाहता है और उसको ये डर है कि जमात जो है उसको वहां से निकालना दे। जमात उसको नहीं निकाल सकती है क्योंकि जजेस उसको नहीं निकालना देंगे और जुडिशरी जो है वो आर्मी चीफ के बल के ऊपर बैठी हुई है। तो ये इस समय पर जमात का प्रॉब्लम है कि वो आर्मी और जजेस को निकाल नहीं सकते हैं। ये तो एक चीज है। लेकिन अगर आपने कोई यहाँ पर अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो यूनुस के हाथ में तो कुछ नहीं है। मुझे तो जो मेरे अपने असेसमेंट से वो 3 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे, वो सप्ताह से बाहर है। आर्मी को कुछ करना पड़ेगा अगर वो कर सकेंगे, नहीं तो मुझे लगता है मेरे अपने सोच विचार से शेख हसीना को अपनी एक सरकार बनाने की आवश्यकता है, एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल, और भारत को उसको मान्यता देना चाहिए। और नहीं, उसके लेकिन बाद कटोच साहब, प्रकार से शेख हसीना सरकार कैसे बनाएगी? उसके लिए तो चुनाव होना जरूरी है ना। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि 2025 के अंत तक चुनाव हो सकते हैं। आपको भी पता है कि जब तक मोहम्मद यूनुस सत्ता में बैठा वो चुनाव होने नहीं देगा। चुनाव की जरूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाएगी क्योंकि लॉजिकली उसने इस्तीफा दी नहीं है। और अगर आप टेक्निकली देखें वो अभी तक भी प्रधानमंत्री है। ठीक है, वहां से उसको निकाल दिया कू करके, लेकिन एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल शुरुआत में भारत में और बाद में किसी बांग्लादेश के एक कोने पे वहां पर बना ले। और वहां पर एक बार जब शेख हसीना अपनी सरकार बना लेती है तो अवामी लीग को ताकत मिल जाएगी इकट्ठा होने की और इन इस्लामी ताकतों के साथ लड़ने की। और उसके बाद भारत जो मदद करेगा वो तो हम मदद कर ही सकेंगे। लेकिन कोई सरकार तो होना चाहिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए जिसको मदद कर सके। अंधाधुंध बांग्लादेश में जाना ये तो कोई मतलब की बात नहीं है। लेकिन एक चीज मैं और बताता हूं, अगर ये ट्रेनिंग कैंप्स बांग्लादेश के अंदर बन रहे हैं तो भारत को पूरा हक है उनको जाके बर्बाद करने का, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और ये यूनुस साहब अगर सुन रहे हैं, ये उनके लिए चेतावनी है। आप उधर कैंप बनाइए भारत के विरुद्ध और हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल बन जाएगी, पूरे की पूरी तरफ से भारत की तरफ से उसको मदद मिलेगी ताकि बांग्लादेश में एक बार फिर से शांति आ जाए। देखिए, बांग्लादेश की स्थिति इतनी अच्छी थी, उनको डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए कोई ज्यादा एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं थी। जिस प्रकार से यूरोप को कवर मिलता था अपने इंटरनल डिफेंस के लिए अमेरिका से, और उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत लो था, उसी प्रकार से बांग्लादेश का डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत लो था और इसलिए वो अपनी तरक्की कर सके। अगर वो इस स्टेट में आ जाएंगे कि उनको भी अपना 5-10% जीडीपी जिस प्रकार से पाकिस्तान लगाता है
ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो टाका की वैल्यू गिर रही है वो तो पाकिस्तान से भी नीचे गिर जाएगी, वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो सबको सबको अपना अपना भला सोचने की मुझे लगता है जरूरत है। भारत इसमें जरूर हाथ देगा, लेकिन कोई ना कोई सरकार होना चाहिए, या ऑपोजिशन पार्टी होना चाहिए बांग्लादेश में, जो इस इलीगल गवर्नमेंट को के साथ लड़ सके। ये जो जो इस समय पर जो सरकार है बांग्लादेश में, ये इसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इट इज एन इलीगल गवर्नमेंट, और जितनी जल्दी इसको बाहर फेंक दिया जाए वो बाहर मुझे लगता सही है। अगर इलेक्शन होंगे तो मुझे लगता है शेख हसीना के आने के बाद एकदम इलेक्शन कर दिए जाए, और जो भी पार्टी जीते, बीएनपी जीते, अवामी लीग जीते, जो भी जीते, उसको फिर 5 साल के लिए या अपना देश चलाने का हक होना चाहिए। मनोज जी, ये संकेत आपने दिया। अब मेरे साथ शोएब बने हुए हैं। शोएब, लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश में सड़कों पर आवाम आ चुका है, लेकिन जिस बात का जिक्र कटोच साहब कर रहे थे कि किसी को तो सामने आना पड़ेगा, शेख हसीना को ही सामने आना पड़ेगा। निश्चित तौर पर इस वक्त जो वहाँ की सरकार है वो चुनी हुई सरकार नहीं है, वो वैध सरकार उसे नहीं माना जा सकता। लेकिन क्या करें, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश की सरकार तो वही चला रहे हैं। जमात के लोग बैठे हुए हैं, कट्टरपंथी बैठे हुए हैं, और जो कुछ हो रहा है सब इशारे पर हो रहा है। सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। नायद इस्लाम कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक पार्टी बना रहा हूं। अगर वो राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और वो भी सड़क पर उतरेंगे तो और ज्यादा हालत खराब होगी। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? आपको भविष्य क्या दिख रहा है बांग्लादेश का अल्पसंख्यकों का? मनोज भाई देखिए, पहले तो एक बात बताना सबसे जरूरी है कि यूनुस कह रहा है वो विप्लवी सरकार है, रेवोल्यूशनरी सरकार। अगर रेवोल्यूशनरी सरकार होता उसको बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व करना पड़ता, मगर बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिसॉल्व। सो ये सो कॉल्ड विप्लवी सरकार या रेवोल्यूशनरी सरकार, क्रांतिकारी सरकार या रेवोल्यूशन सरकार इज इलीगल, टोटली इलीगल। और 3 महीने आगे बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने कह दी कि हमारे यहाँ जो केयरटेकर गवर्नमेंट के सिस्टम थे, चुनावी सरकार गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट, सो उसको फिर से रिवाइव कर दिया। अभी बेस्ट सॉल्यूशन इज शेख हसीना इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, देयर इज नो डाउट एट ऑल, लीगली, टेक्निकली एंड एथिकली। सो अभी क्या करना है कि ये यूनुस को हटाना है। यूनुस को तो भारत आके हटा नहीं सकेगा नहीं, करेगा नहीं, अमेरिका भी करेगा नहीं। यूनुस को हटाना है बांग्लादेश आर्म फोर्सेस को हटा के बांग्लादेश में अभी एक केयरटेकर गवर्नमेंट दे दे, ऑल पार्टी केयरटेकर गवर्नमेंट। वहाँ इस्लामिस्ट की जगह होना नहीं चाहिए। एंड देन ये शेख हसीना के लिए रास्ता पैदा करना पड़ेगा सो दैट शी कैन रिटर्न टू बांग्लादेश। एंड देन देयर शुड बी एन इलेक्शन, जैसे कतूर साहब ने कहा कि एक इंक्लूसिव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और दिस टाइम ये इलेक्शन होना चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ इंडिया, अंडर द सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मैं कल भी कहा कि यूनाइटेड नेशंस को मैं कुछ भी मानता नहीं, ये फालतू चीज है। सो एंड देन देयर इज एन इलेक्शन, लोग जिसको भी वोट देगा, अगर जमात इस्लामी को वोट दिया ओके, जमात इस्लामी सरकार बना ले 5 साल के लिए। मगर अभी जो चीज करना सबसे जरूरी है कि वाकरुज्जमान साहब को डिसीजन लेना है कि सचमुच से वो बांग्लादेश की सोवरेनिटी को रक्षा करने चाहते हैं या अपने नौकरी को रक्षा करना चाहते हैं। अगर नौकरी से ज्यादा सोवरेनिटी है, बिकॉज ही इज अ सोल्जर, द सोल्जर कंट्री सोवरेनिटी इज द फर्स्ट। सो उनको जो कुछ करना है वही करना है अभी। एंड नंबर 2, मैं भारतीय सरकार से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके शेख हसीना को छुपा के नहीं रखते, उनको मीडिया में आने दीजिए, उनको मीडिया में बात करने दीजिए, भारतीय मीडिया में शेख हसीना को आने दीजिए। शेख हसीना अगर आएंगे मीडिया में, बांग्लादेश में जो बंगाली है और शेख हसीना की जो सपोर्टर्स भी है, जो है, उनके दिल में एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। अभी सबके दिल में एक क्या है, एक कंफ्यूजन है, डाउट है। शेख हसीना चले गए, उसका दिन खत्म। शेख हसीना का दिन खत्म नहीं हुआ। ये वार्ता देना सबसे जरूरी है, और उसके लिए शेख हसीना को मीडिया में आने की परमिशन देना चाहिए। और कतूर साहब से मैं सहमत हूँ कि इंटीरियम सरकार नहीं, ये पूरी सरकार, कोई प्रवासी सरकार नहीं है। इट इज a real government, Bangladesh government in exile, because Sheikh Hasina is the prime minister and she was sitting in New Delhi
she must sack everyone, whoever she wants. और अगर आर्मी भी उनका काम नहीं करती, उसको भी सैक करना है, तो इट विल हैव ए लीगल इम्प्लीकेशन. तो शेख हसीना को अभी आज या कल उनको पहले मीडिया में आने दीजिए और उनको ऐलान करने दीजिए कि शी इज गोइंग टू फॉर्म ए गवर्नमेंट इन एग्जाइल. ये बड़ी बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात शोएब कर रहे हैं. दिनेश जी, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? दिनेश जी, शोएब जी की बातों से आप सहमत हैं? मनोज जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, you asking me? मैं आप ही को बोल रहा हूं कि क्या शोएब चौधरी की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? मनोज जी, मैं पूरी तरह से शोएब भाई की बातों के साथ सहमत हूं, क्योंकि इस प्रकार से जो है ना, आप जो है अगर हसीना मैम जो है फ्रीक्वेंटली मीडिया के सामने आती हैं, तो उनके अवामी लीग के जो वर्कर्स हैं, जो इस समय भांति भांति की प्रताड़नाएं सह रहे हैं, जेलों में बंद हैं, अगर हसीना मैम उनको एड्रेस करती हैं, उनसे डायरेक्ट मेल मिलाप वर्चुअल होता है, उनके अंदर एक प्रकार का मोटिवेशन लेवल जागेगा और दूसरा उनके अंदर एक जोश का प्रभाव पैदा होगा और उनमें एक ये विश्वास होगा कि हमारा लीडर जो है आज भी हमारे साथ खड़ा है और वो ठीक स्वस्थ पोजीशन में है. शी इज हेल एंड हार्टी हु कैन लीड अस इन क्राइसिस. दूसरा, ये कटोच सर की जो बात से भी मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर हसीना मैम की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनती है, तो ये पूरे इंटरनेशनल पटल के ऊपर जो है ये अपना व्यू पॉइंट्स कह सकते हैं, इनकी एक आवाज बनती है, जिससे कि वर्ल्ड का ध्यान भी इनकी तरफ आकर्षित हो सकता है. जब भारत कहता है कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर जो है जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है, माइनॉरिटी की जो औरतें हैं उनके साथ रेप और दुर्व्यवहार किया जाता है, तो हो सकता है कि बाहर के लोग जो बाकी विदेशी ताकतें हैं वो हमारी बात के ऊपर इतना यकीन ना करें. लेकिन जब एक प्राइम मिनिस्टर जो है, अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर बोलता है, तो उनकी बात में दम होता है. तो मैं इन दोनों पॉइंटों के साथ 100% एग्री करता हूं कि मैम हसीना को जो है ज्यादा एक्सपोजर देना चाहिए मीडिया में, और दूसरा एक एफर्ट्स करने चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई जाए, जिससे इसके दो इफेक्ट होंगे. एक तो वो अपनी आवाज को विश्व पटल के ऊपर पहुंचा पाएंगी, और दूसरा उसके साथ साथ यूनस और उसके जो करिंदे हैं उनके ऊपर भी एक प्रकार का प्रेशर पड़ेगा. ये जो शांति का मखौटा पहन के बैठा हुआ है वहां पे मोहम्मद यूनस, और जिसको काम दिया गया है वहां पे शांति स्थापित करना, और उसके कार्यकाल के दौरान जो है सबसे ज्यादा कत्ल, मर्डर, औरतों के साथ व्यवहार, दुर्व्यवहार, रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जो है उनकी तोड़फोड़, और ये बेगुनाह लोगों को पॉलिटिकल उनका जो है उनको तंग किया जा रहा है, और प्रकार के जो सारे काम किए जा रहे हैं, तो इस यूनुस के ऊपर भी कुछ प्रेशर पड़ेगा. हालांकि इसके ज्यादा दिन नहीं है अब सत्ता के ऊपर. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के ज्यादा दिन बचे नहीं हैं. ध्रुव कटोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं. ध्रुव कटोच साहब, जिस जमीन पर मोहम्मद यूनुस खड़े हुए हैं वो जमीन धीरे धीरे खिसकती जा रही है. वो रेतीली जमीन थी. इस बात का आभास तो मोहम्मद यूनुस को होगा, और मोहम्मद यूनुस ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि भले ही कू किया गया, तख्ता पलट किया गया, शेख हसीना के साथ उनकी सरकार को बेदखल किया गया, उनको बेदखल किया गया, मारने की कोशिश की गई, हत्या की कोशिश की गई, और फिर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने करीब 200-250 से ज़्यादा केस भी शेख हसीना के ऊपर लगा दिए. क्या मोहम्मद यूनुस ये नहीं जानते कि उनकी ज़मीन रेतीली है, सारे साथी छोड़कर भाग रहे हैं? कहते हैं ना कि जब नाव में छेद हो जाता तो सारे चूहे भाग जाते हैं, ठीक वैसे ही सारे साथी भाग रहे हैं. इनके साथ भी वही होने वाला है. देखिए, जहां तक मोहम्मद यूनुस की बात है, उसको ये जब वो कू हुआ था, जब पिछले साल के 5 अगस्त में किया था उन्होंने, तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी, जो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है प्रेसिडेंट बाइडेन की, उनका पूरा सपोर्ट था. ये एक वेल प्लान्ड अमेरिकन ऑपरेशन था, इसमें कोई शक नहीं है.
और इसको इंस्टॉल किया इस सरकार को अमेरिकन इंटरेस्ट को चलाने के लिए। अभी वो अमेरिकन इंटरेस्ट अभी तक है, लेकिन सरकार बदल चुकी है और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो इरादे हैं वो अलग हैं। तो जिस प्रकार से उसको पहले सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट खत्म हो गया है, और जिस प्रकार से पैसे अंदर आ रहे थे अमेरिका से, वो पैसे अभी खत्म हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसकी जो विजन है वो पहले यूक्रेन वॉर के ऊपर अपनी नजर लगाई है, उसके बाद गाजा में लगाई है। तो उसकी नजर जो है वो कई उसके जो बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, गाजा, यूक्रेन, ग्रीनलैंड और कनाडा, यहाँ पर जाके उसकी सोच विचार है। बांग्लादेश तो उसके लिए एक छोटा सा कहते हैं कि साइड प्रॉब्लम है, वो इसके बीच में नहीं पड़ने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है भारत को पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा इलाका है। हमारी बांग्लादेश के साथ 1971 से दोस्ती है, और हम भारत को नहीं देखना चाहिए जिस प्रकार से अभी बांग्लादेश में वो जिस गहराई में वो डूब रहा है और इस्लामी ताकतें इसको टेक ओवर कर रही है। ये ना तो बांग्लादेश के लिए सही है और ना तो भारत के लिए। इसलिए मुझे लगता है भारत को भी इसके ऊपर अभी एक्ट करना पड़ेगा। मुझे कोई शक नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से जो सही कदम है वो आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगे, और वो संकेत भी निकल कर आएंगे। हर कोई उसका इंतजार भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों को जो मेरे साथ लगातार बने हुए थे। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति ठीक नहीं है। बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, और तो और बांग्लादेश की सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की ISI बांग्लादेश और भारत की सीमाओं पर कुछ षड्यंत्र करने जा रही है, जिस षड्यंत्र की जानकारी भारत की सैनिकों को, भारत की सेना को भी उपलब्ध हो रही है। लेकिन क्या अमेरिका कोई संकेत देगा, सख्त संकेत देगा? इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा।